Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and today we are going to discuss about the DNA replication, the topic of molecular basis of inheritance class 12th. इसके पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का देखा था जो वाटसन एंड क्रिक ने रखा था, एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द डीएनए। तो उनके अनुसार डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सभी सेल्स में पाया जाता है इक्वल, सेम, सभी सेल्स में एक जैसा डीएनए मिलेगा और उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसिंग है वो भी एक जैसा रहेगा। तो अगर हमें सेम अलग अलग सेल में सेम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमें फ़ोटोकॉपी करना है तो हमें डीएनए की भी फ़ोटोकॉपी बनानी होगी, ऑब्वियसली बनानी होगी। तो डीएनए की फ़ोटोकॉपी ही बनाने की जो प्रोसेस है दैट वी कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इज़ नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ new copies of DNA। डीएनए अपनी एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज़ जो बनाता है, जो प्रोसेस है उसके फॉर्मेशन की, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड डुप्लीकेशन एज वेल एज रेप्लिकेशन। इसको हम डीएनए डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम डीएनए रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। दोनों अगर नाम आते हैं तो कंसेप्ट सेम ही होगा। तो डीएनए डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन का कंसेप्ट जो रखा गया था वो रखा गया था डलब्रक के द्वारा। डलब्रक ने 3 मैकेनिज्म बताए थे, 3 मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए को रेप्लिकेट करने के 3 मॉडल, 3 मैकेनिज्म आपके डलब्रक के द्वारा बताए गए थे। कौन से थे? द फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड सेमी कंजर्वेटिव, DNA replication, and the third one is dispersive DNA replication। 3 मैकेनिज्म डलब्रक ने रखे थे कि ये 3 पॉसिबल वेज है जिसके थ्रू हम डीएनए की फ़ोटोकॉपी बना सकते हैं। जैसे हम फ़ोटोकॉपी निकालते तो फ़ोटोकॉपी भी डिफरेंट टाइप्स होते बेटा। आपके होती ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी, कलर्ड फ़ोटोकॉपी, प्रिंट आउट पैटर्न फ़ोटोकॉपी। वैसे ही डीएनए भी अपनी फ़ोटोकॉपी निकालने के लिए अलग अलग पद्धति यूज़ करता है, अलग अलग मेथड यूज़ करता है। एंड दीज आर द 3 मेथड्स एक्सप्लेन बाय डलब्रक: कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्पर्सिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कैसी होती है 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो ये है हमारे पास पैरेंटल डीएनए। वाटसन एंड क्रिक ने हमें जो मॉडल दिया था डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, इसको हमने कहा पैरेंटल डीएनए। जब पैरेंटल डीएनए कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में जाता है तो क्या होता है, 1 जो स्ट्रैंड से आपका ये पूरा कंजर्व किया जाता है पैरेंटल डीएनए से। मीन्स एक पूरा डीएनए जब रेप्लिकेशन में जाएगा तो पैरेंटल डीएनए का एक पूरा फॉर्म, पूरा जो स्ट्रैंड्स है दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स पैरेंटल डीएनए के कंजर्व हो जाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए। और दूसरा जो स्ट्रैंड्स है वो कैसा बनेगा आपका, वो न्यूली सिंथेसाइज्ड। मे बी मैंने अलग कलर का चॉक लिया बट ये नॉट वर्किंग सो गुड। ओके, तो ये आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, वी कॉल्ड इट न्यू डीएनए। तो न्यू डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट देन द पेरेंट वन। एक पेरेंट का तो कंजर्व्ड है ही, दूसरा हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, एंड दैट मेथड वी कॉल द कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेम पेरेंटल डीएनए का हमने थ्रेड लिया, पैरेंटल डीएनए रेप्लिकेशन में जाएगा तो 1 स्ट्रैंड्स कम फ्रॉम द फादर और पेरेंट बॉडी and other strands from newly synthesized। जो अदर स्टैंड है वो आपका न्यूली सिंथेसाइज हो गया। तो ये है आपका पेरेंट स्टैंड एंड ये है न्यूली स्टैंड, न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड। मीन्स हाफ कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट सेल एंड हाफ कैरेक्टर्स आर न्यूली सिंथेसाइज। द पॉसिबिलिटी इज 50-50।
द पॉसिबिलिटी इज़ 50-50, न्यू कैरेक्टर्स आने की पॉसिबिलिटी 50 है एंड पेरेंट की बॉडी में से आने की कैरेक्टरिस्टिक 50 है। एंड डिस्पर्सिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्पर्सिव ने तो ये दोनों को ही चेंज कर दिया, क्या है, ना पेरेंट का ना न्यूली सिंथेसाइज्ड। उनने कहा कि आपका जो डीएनए है वो कुछ इस तरह का बनेगा कि कुछ पार्ट जो होगा पेरेंटल बॉडी में से था और कुछ जो पार्ट है ये आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। यहाँ पे मैं डार्क बैंड से कर रही हूँ आपको बेटा, अगर दिख रहा होगा तो दिस वन इज़ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए एंड दैट वन इज़ द पेरेंट डीएनए। मीन्स आधा कुछ पार्ट जो पैचेस होंगे डीएनए के थ्रेड के अंदर या डीएनए के मॉडल के अंदर, कुछ आपके पेरेंट के बॉडी में से आएंगे और कुछ पैचेस आपके न्यूली सिंथेसाइज्ड होंगे, तो एक पैची स्ट्रक्चर दिखाई देगा डीएनए का एंड दैट मेथड वी कॉल द डिस्पर्सिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो 3 मेथड्स आपकी थी, बट वैटसन एंड क्रिक के द्वारा और इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के बाद देखा कि मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ही होता है। मींस सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। तो इस मेथड की क्या स्टेप है, किस तरह से वो परफॉर्म होती है, इसका प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अभी देखेंगे। So let's move towards the semi-conservative method of DNA replication. The topic is semi-conservative method of DNA रेप्लिकेशन। किस में होता है, ऑल यूकैरियोट्स में, इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल, इसके अंदर होता है। किस तरह की स्टेप से, सो यहाँ पे मैं स्टेप्स लिखती हूँ बेटा, टोटल 8 स्टेप आपका मैकेनिज्म है। स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट स्टेप है आपकी एक्टिवेशन ऑफ ऑल एंटीपीज। एक्टिवेशन ऑफ ऑल एंटीपीज क्या होता है हम डिस्क्राइब करेंगे अभी। सेकंड है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए का थ्रेड तो बहुत लंबा रहता है, तो एक्चुअली कहाँ से ओरिजिन करे रेप्लिकेशन करने के लिए, बट ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये कंसेप्ट है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए डिफरेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल के लिए डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और डिस्क्राइब होंगे इसके, फॉर प्रोकैरियोट एंड फॉर यूकैरियोटिक सेल। The third process is, this is the first, second and the third process is cut of DNA और we called it the incision of DNA। DNA को काटना भी तो पड़ेगा। The fourth step is unwinding and unzipping of DNA। The next one, formation of SSBP। SSBP फुल फॉर्म है उसका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। Single strand binding protein. The next step is formation of, or sorry, not a formation of, here the process is
release tension on DNA. Seventh step is formation of RNA primer, and the last step is formation of DNA strand. These are the 8-step reactions are found in the DNA replication. नीचे वाला पार्ट विजिबल है बेटा आपको? यस, इट इज़ विजिबल. अब इस एक एक स्टेप को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ ऑल एनटीपीज. एक्टिवेशन ऑफ ऑल एनटीपीज. क्या होता है? एनटीपीज आर नथिंग बट द न्यूक्लियोटाइड. डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयरिंग होती है. न्यूक्लियोटाइड कौन से? नाइट्रोजीनियस बेस, एडेनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, उनकी बेस पेयर होती है. तो ये जो एडेनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन हमारी न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े हैं, क्योंकि प्रोसेस न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रही. तो न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े, बट किस फॉर्म में पड़े? इनएक्टिव फॉर्म में पड़े. तो इनएक्टिव फॉर्म क्या है उसका? AMP, एडेनाइन मोनोफॉस्फेट. वी कॉल्ड इट एडेनाइन मोनोफॉस्फेट. पूरे सबके में फुल फॉर्म नहीं बताऊंगी आपको, बस एक करेंगे हम यहाँ पे, एक फुल बताया. देन ग्वाइनाइन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड थायमीन मोनोफॉस्फेट. ये सब पड़े हुए हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, बट किस फॉर्म में पड़े हैं? इनएक्टिव फॉर्म. ये पड़े हैं आपके इनएक्टिव फॉर्म में. तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये सभी के सभी इनएक्टिव एक्टिव हो जाएंगे. तो क्या बनेंगे? एडेनाइन मोनोफॉस्फेट से एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, ग्वाइनिन मोनोफॉस्फेट से ग्वाइनिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट से साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड थायमीन मोनोफॉस्फेट से थायमीन ट्राइफॉस्फेट. ऑल दीज आर द एक्टिव फॉर्म. तो जो न्यूक्लियोटाइड पड़े थे, जो इनएक्टिव फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड थे, हमने उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. फर्स्ट प्रोसेस और एक्टिवेशन ऑफ ऑल एनटीपीएज. द सेकंड प्रोसेस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बट इट इज़ डिफरेंट फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. क्या है दोनों में डिफरेंस? क्या है, क्यों है दोनों में ये डिफरेंट? ये भी प्रोसेस देख लेते हैं. सो इन प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसा रहता है बेटा आपको? सर्कुलर फॉर्म में डीएनए रहता है. तो सर्कुलर डीएनए के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही मिलेगा आपको. एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलेगा जहाँ से हम डीएनए को कट कर सकते हैं, एंड इसे कहते हैं निक डीएनए. ओरिजिन को कहेंगे हम निक डीएनए, जहाँ से हम उसको कट कर सकते हैं. बट इन यूकैरियोटिक सेल में क्योंकि डीएनए लीनियर होता है, तो लीनियर स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको मिल जाएंगे. जहाँ से इच्छा है वहाँ से कट कर लो, बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल जाएंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर डीएनए रहता है एंड यूकैरियोटिक सेल में लीनियर पैटर्न में डीएनए का अरेंजमेंट रहता है. सो द थर्ड स्टेप इज कट ऑफ डीएनए. अब हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पता चल गया. अब हमें डीएनए को थ्रेड को काटना है, बट डीएनए के थ्रेड को काटने के लिए हमें कुछ तो लगेगा, हाथ से तो कटेगा नहीं, तो उसके लिए हमें सीज़र लगेगी. तो हमारे पास सीज़र भी अवेलेबल है. तो कट ऑफ डीएनए के लिए जो सीज़र लगती है, उस सीज़र का नाम है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम. Endonuclease enzyme is called the seizure of DNA.
ये आपका MCQ क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर्ड होता है। What we call the seizure of DNA, endonuclease enzyme is called the seizure of DNA because it has the ability to cut the DNA molecule. उसके पास एबिलिटी थी वो DNA मॉलिक्यूल को कट करेगी। कहाँ पे कट करेगी? जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो DNA मॉलिक्यूल को उसने कट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आएगी अनविंडिंग ऑफ एंड अनजिपिंग ऑफ DNA। तो DNA तो ये है हमारा ट्विस्टेड फॉर्म में, तो अब हमने उसको कट तो कर दिया, बट अभी उसको खोलना भी तो पड़ेगा। तो जो खोलने की प्रोसेस है, ओपन अप करने की जो प्रोसेस है, दैट ओपन अप करने की प्रोसेस को हमने कहा अनविंडिंग एंड अनजिपिंग ऑफ DNA। तो ओपन कौन करेगा? ओपन करने के लिए भी तो कुछ लगेगा। तो जब ये आपका DNA का स्ट्रैंड है, सपोज़ मुझे यहाँ से ओपन करना है, तो यहाँ पे एक एंजाइम आके बाइंड हो जाता है एंड दैट एंजाइम वी कॉल्ड हेलिकेज एंजाइम। और हेलिकेज एंजाइम ने ये जो DNA का सीक्वेंस है, ये DNA का जो स्ट्रैंड्स है, दो अलग अलग स्ट्रैंड्स, उसको अनजीप कर दिया, उसको अनविंड कर दिया, खोल दिया। ओके, तो दैट प्रोसेस वी कॉल द अनजीपिंग और अनविंडिंग ऑफ DNA। द नेक्स्ट वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ SSBP। ये क्या होता है ये हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है DNA के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और DNA इज़ एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हेलिकेज चिपका हमारा ना, और निगेटिव पॉजिटिव के ऊपर क्या होते हैं? निगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन रहता है। तो हमने अनजीपिंग तो कर दी, बड़ी मुश्किल से खींच के उसको अलग किया। आपका हेलिकेज ने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया उसको खींचने के लिए, बट पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से आपके पास में आके जिप हो जाए, फिर से पास में आके विंडिंग फॉर्म में हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी रोकने के लिए SSBP सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन बाइंडिंग, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये यहाँ पे जॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्ट्रैंड है। अलग हो गया मतलब सिंगल हो गया, है ना, अलग हो गया मतलब सिंगल हो गया। तो ये SSBP इसके साथ जुड़ जाएंगे, SSBP, और कोशिश करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के पास ना आए, उसको खींच के रखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस बना के रखेंगे। तो SSBP इज़ फॉर द मेक द वाई शेप फोर्क। ये आपका वाई बन गया है, बस हम इसको देखेंगे तो इसका उल्टा वाई दिखाई देगा आपको। तो वाई शेप फोर्क बनाता है एंड उसकी जिपिंग होने से बचाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारी रिलीज टेंशन ऑफ द DNA। अब चूँकि हमने इसको अनजीप कर दिया, तो अनजीप कर दिया तो जो ऊपर वाला DNA मॉलिक्यूल था वो तो डबल स्टैंडर्ड ही था, तो उसके ऊपर टेंशन आ गया। थोड़ा सा खींचने के बाद टेंशन आ ही जाता है ऊपर वाले हिस्से पे, तो टेंशन आ गया है। तो इसको अगर भाई टेंशन में अगर रेप्लिकेशन का काम करेगा तो प्रॉपर तो वर्क होगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ टेंशन में अच्छी तो होती नहीं है। तो ये क्या करेगा, हमें उसका टेंशन रिलीज़ करना पड़ेगा। टेंशन रिलीज़ करने के लिए हम दवाई गोली देंगे। कौन सी दवाई देंगे? इसको हम दवाई देंगे टोपोआइसोमरेज नाम की। टोपोआइसोमरेज जाके यहाँ पे बाइंड हो गया जहाँ पे हेलिकेज एंजाइम था, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम के ऊपर वाला पार्ट कैसा है? विंड है आपका ट्विस्टेड फॉर्म में। तो जैसे ही उसने गोली खाई उसका टेंशन रिलीज़, जैसे ही गोली खाई टेंशन रिलीज़। अब टेंशन रिलीज़ हो गया तो ये आराम से रेप्लिकेशन प्रोसेस कर सकता है बिना किसी दबाव के, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि टोपोआइसोमरेज ने उसका टेंशन गायब कर दिया। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर। RNA प्राइमर क्या है? RNA प्राइमर कुछ भी नहीं है, RNA का सीक्वेंस है। हमें पता है RNA की कोडिंग होती है बेटा, और 3 बेस पेयर एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ये भी पता है। 3 बेस पेयर एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये RNA का टुकड़ा है। RNA का टुकड़ा निकला कहाँ से? ये प्राइमर जो है ये RNA का टुकड़ा है। ये कहाँ से निकला? ये निकला DNA प्रीमेज से। DNA प्रीमेज से RNA प्राइमर मिल गया। अब RNA प्राइमर की एक गंदी आदत है, क्या करता है? वो बोलता है मैं अगर जॉइंट होगा तो 3' एंड से ही होगा, 5' एंड से, और मेरी तो बनती है नहीं, तो 5' एंड पे मैं जॉइंट नहीं होऊंगा। तो हमारा ये DNA है, ये इसका 5' एंड है और ये उसका 3' एंड है, और इसका ये 3' एंड है और ये 5' एंड है। ओके, तो 5' एंड के साथ तो उसकी दुश्मनी है, तो जॉइंट तो होगा नहीं। वो बोलता है मैं तो 3' एंड से ही जॉइंट होगा। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3' एंड से जॉइंट हो जा।
अब ये 3' एंड से जॉइंट हो गया। अब क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे एक्टिवेटेड जो हमने फर्स्ट स्टेप में करे एंटीपीज पढ़े, एक्टिवेटेड एंटीपीज कौन से पढ़े, ये एडेनिन पढ़ा है, ये ग्वाइनिन पढ़ा है, साइटोसिन पढ़ा है एंड थायमिन पढ़ा है। इसे बहुत सारे एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन पढ़े हुए हैं एक्टिव फॉर्म में। अब क्या हो गया, ये बोल रहा है कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए भी तो कोई चाहिए, है ना। आरएनए प्राइमर तो जॉइंट हो गया, जॉइंट हो गया, कहाँ जॉइंट हो गया, 3' एंड से, क्योंकि 5' के साथ तो उसकी बनती नहीं है, तो 3' एंड से जॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। तो हमें कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बनाना है। तो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड में आपका एक एंजाइम वर्क करता है एंड दैट एंजाइम वी कॉल द डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज हमारा रनर है। चेन देखिए हमने, ये चेन जैसा दिख रहा है, ये कुछ हिस्सा, ये ऐसी चेन है हमारी, है ना। और चेन को क्या कर दिया हमने, अनजिप कर दिया। अब चेन को अनजिप कर दिया तो हम रनर लगाएंगे तो वो फिर से जिपिंग हो जाएगी उसकी। तो डीएनए पॉलीमरेज इज नथिंग बट द रनर। अब ये रनर जाके चिपक जाता है आपका किसके साथ, आरएनए प्राइमर से। बट ये रनर की भी समस्या है, जैसे प्राइमर की समस्या थी आरएनए प्राइमर की कि 3' एंड से ही चिपकूंगा, वैसे रनर की समस्या है, वो बोलता है मैं 3' एंड से तो नहीं जॉइंट होगा, मैं तो 5' एंड से जॉइन होगा। 3' एंड की और मेरी कोई बनती नहीं है, बट ये तो 3' एंड है, बट उसके अपोजिट साइड में जॉइंट हुआ ये 3' एंड के साथ, तो ये तो 5' हो गया ना आपका बेटा, है ना। अपोजिट वाला 5' होता है। तो आरएनए प्राइमर का ये जो टुकड़ा था, ये जो हिस्सा था, ये कैसा हो गया, 5' हो गया। और डीएनए पॉलीमरेज क्या बोलता है, डीएनए पॉलीमरेज बोलता है मैं सिर्फ 5' एंड से ही जॉइंट होगा। तो चलो भाई ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 5' मिल तो गया, उसको जॉइंट हो जा, हो गया यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जॉइंट हो गया। अब जॉइंट हो गया तो ये जो एक्टिव फॉर्म में एंटीपीज पड़े हैं वो क्या करेगा, एक एक को उठा के लाएगा। ये यहाँ पे जो भी सीक्वेंस होगा AATT PPCG जो भी आपका सीक्वेंस होगा उसको देख देख के उसका अपोजिट सीक्वेंस ये यहाँ से खींच के लाएगा और ये चेन कंप्लीट करेगा। ये जो साइड है आपकी कंप्लीट करेगा। रनर लग गया, चेन के ऊपर रनर लग गया। अब चेन के ऊपर रनर लग गया, आगे 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 बढ़ते जाएगा और कंप्लीटली चेन आपकी हो गई। तो ये कंप्लीटली चेन कैसे बन गई, कंटिन्यूअस बन गई। बीच में कुछ ड्रॉबैक आया क्या, बीच में कुछ ये आई क्या आपकी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये जो स्ट्रैंड कहलाता है, ये स्ट्रैंड कहलाता है आपका कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और इसी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स को कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को ही हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे कि एक कंटिन्यूअसली चेन आपकी जिपिंग हो गई। अब डीएनए की ये जिपिंग हो गई, अब इधर की साइड जिपिंग करनी है। बट आरएनए प्राइमर की तो समस्या है कि वो 3' एंड से तो ही लगता है, 5' एंड को तो लगता नहीं। तो ये वाला 5' एंड है। अब क्या होगा, फिर आरएनए प्राइमर क्या होगा, 5' एंड पे जगह जगह पे जाके चिपक जाएगा। यहाँ पे लग गया, क्योंकि ये 5' हो गया तो यहाँ का 3' हो जाएगा, हमें पता है। यहाँ से कट करूँगी तो यहाँ से 3' हो जाएगा। अब यहाँ 3' हो गया तो ये 5' हो गया, फिर ये 3' हो गया तो फिर ये यहाँ पे जाके और चिपक जाएगा। सॉरी, ये 3' और ये 5'। फिर यहाँ पे जाके होगा तो ये 3' हो जाएगा, ये 5' हो जाएगा। ऐसे बीच बीच में जाके आरएनए पॉलीमरेज चिपक गया। अब आरएनए पॉलीमरेज चिपक गया तो डीएनए पॉलीमरेज भी बोल रहा है मैं तो 5' एंड से ही लगूंगा। तो ये 3' है तो ये 5' है, ये 3' है तो ये 5' है उसका। तो ये यहाँ पे जाके अटक गया और इसने ये जो एंटीपीज पड़े थे उसको ज्वाइंट कर दिया और ये आपका बन गया, पूरा स्ट्रैंड बन गया। बट स्ट्रैंड कैसा बना, टुकड़ों में बना, क्योंकि चिपके तो है नहीं, बीच बीच में आरएनए प्राइमर भी तो है। अब प्राइमर हट गया, यहाँ से प्राइमर हट जाएगा बाद में, तो प्राइमर हट जाएगा तो बीच बीच में क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। तो ये छेद को भरना भी तो पड़ेगा। तो हमारे पास सीजर थी, डीएनए को काटने के लिए कौन सी सीजर थी, एंडोन्यूक्लियस नाम की एंजाइम की सीजर थी। अब डीएनए को चिपकाने के लिए गम भी तो चाहिए हमारे पास, गम होगा तो ही तो डीएनए चिपकेगा। फेविकॉल का जोड़, मजबूत जोड़, तो इसके पास फेविकॉल भी है। कौन सा फेविकॉल है, ये पहले तो ये बोल देते हैं हम, ये फ्रैगमेंट क्या है, ये टुकड़े जो है ना बेटा, जो आपका डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाता है। ये जो स्ट्रैंड है आपको इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को कहेंगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। एंड इसी को हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, इसी को हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो टुकड़े टुकड़े के फॉर्म में डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है, एंड दैट टुकड़े को वी कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी
फ्रैगमेंट, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। अब चिपकाना है तो कौन सा है हमारा गम? हमारे पास गम है लीगेज, लीगेज नाम का एंजाइम है। तो यहाँ पे जहाँ पे डीएनए प्राइमर हट जाएगा, आरएनए प्राइमर हट जाएगा तो ये गैप बन जाएगी, उस गैप पे जाके डीएनए लीगेज चिपक जाएगा। गम लगा दिया, चिपका दिया। अब ये जो टुकड़े के फॉर्म में था ये क्या हो गए? कंटिन्यूस स्ट्रैंड हो गया। ये जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड था ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड हो गया। तो ये पेरेंट डीएनए से हमने 2 डॉटर डीएनए बना लिए। 2 डॉटर डीएनए का एक स्ट्रैंड कैसा था? पेरेंट बॉडी का था। दूसरा स्ट्रैंड कैसा था? न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था। एक स्ट्रैंड कैसा था? पेरेंट बॉडी का था। दूसरा कैसा था? न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था। तो ये मेथड कौन सी कहलाती है? स्टार्टिंग में देखी थी सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दी थी किसने? एक्सप्लेन तो डाल्बर्ग ने की थी, बट एक्सपेरिमेंट आपका किसके द्वारा किया गया था? वैटसन एंड क्रिक के द्वारा। मीन्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वैटसन एंड क्रिक के द्वारा एक्सप्लेन किया गया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ही होती है। ये वैटसन एंड क्रिक ने बोल दिया और बता भी दिया ये स्टेप है, इस स्टेप के थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होती है। बट मानता कौन है? साइंस तो प्रूफ मांगता है। प्रूफ होगा तो मानेंगे, प्रूफ नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। तो बाद में इस सेमी कंजर्वेटिव मेथड के ऊपर और 2 साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए गए कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ही होता है। वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कितनी स्टेप में कंप्लीट हो रही है? टोटल 8 स्टेप में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है डीएनए रेप्लिकेशन के वो देखेंगे। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन स्टेप में कौन सा होता है बेटा? सेल साइकिल हमने पढ़ी। सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो सेल साइकिल की एस फेज में, सेल साइकिल की एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होने की पॉसिबिलिटी है कि सेल साइकिल के कौन से फेज में डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। सो सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। इट इज़ क्लियर। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएगी। और इस के पहले का जो वीडियो है हमारा रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वैटसन एंड क्रिक के द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया था, इसकी भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, देन इसको समझने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।